गुड मॉर्निंग। तो आज हम डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो आज प्रोबेबिलिटी के सबसे पहले क्लास में हम लोग जानेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी को। तो हम क्या होता है, इन everyday life we come across many observations where outcome cannot be predicted in advance, but we have usually some calculated guess as to the nature of possible outcomes। तो क्या होता है, हम अपने डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे सवालों से गुजरते हैं, बहुत सारे सिचुएशन से गुजरते हैं जिसके बारे में, जिसका रिजल्ट के बारे में क्या होना है उसके बारे में हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता, बट क्या हो सकता है हम उसको एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जैसे कि हम हमारे लाइफ में अक्सर सवाल होता है या फिर ऐसे कुछ सवाल आते हैं जैसे कि हाउ लाइकली इज इट टू रेन टुडे, what is the chance of winning a lottery, या what is the chance of a particular team winning a match या a game, कोई भी चीज़ को लेके या फिर what is the possibility of third wave in India, जो कि आज के डेट पे सबसे इम्पोर्टेंट एक सवाल है सभी के मन में, या what is the possibility of going to college, coming to college, ऐसे जो भी सवाल है हमें मिलते रहते हैं। या फिर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड बाय टॉसिंग ए कॉइन। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि कुछ टर्म्स जो लाइकली, चांस, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ऐसे इन सब से जुड़ा हुआ शब्द हम लोगों को हर रोज कहीं ना कहीं पे सुनने को मिल जाता है। स्पेशली चांस की अगर हम स्टडी करें, चांस को बोले तो चांस जो है हमेशा हम लोगों को सुनने को मिलते रहता है। तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी जो है वो इसी चांस का या फिर इसी पॉसिबिलिटी का एक मेजर है। हम अगर समझने जाएं तो क्या है, प्रोबेबिलिटी इज ए मेजर ऑफ दैट चांस, पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी। या फिर अगर हम डिफाइन करना चाहें तो क्या कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी में बी डिफाइंड एज द साइंस दैट डील्स विद अनसर्टेनिटीज एंड हेल्प्स us to take decision about actions even in the midst of uncertainties। तो क्या हो रहा है, हम लोगों के पास ये सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी के बीच में ही हम लोगों का सारे डिसीजंस कहीं ना कहीं पे फंसे हुए होते हैं। और इन सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी के बीच का एक जो डिसीजन होता है वो लेना, एक वो जो है उसी को हम लोग मैथमेटिकली उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी जो है, the concept of probability is necessary in every sphere of human activity, from making simple personal decisions to making decisions on production of commodities, framing insurance policies and company rules, preparing the annual budget, making 5-year plans, forecasting population growth, economic decision making, business forecasting, weather forecasting, industry etc। तो हम सिंपल से शब्दों में एक बात कह सकते हैं कि ऐसा कोई फील्ड नहीं है, ऐसा कोई स्पेयर नहीं है जहां पे हम लोग प्रोबेबिलिटी को छोड़ के बात कर सके। चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो, इंडिया और श्रीलंका का मैच हो, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, कोई भी मैच हो, तो वहां पे क्या है, हम लोग कि आज एक इस टीम का जीतने का चांस कितना है। या फिर क्या होता है, कभी कभी हम लोग जैसे देखते हैं कि एक प्रेडिक्शन चलते रहता है कि इंडिया का जीतने का चांस इतना है, जैसे जैसे मैच चलता है श्रीलंका का जीतने का चांस इतना है, तो ये बढ़ते कमते रहता है। तो ये जो स्टडी है ये कैसे कोई प्रेडिक्ट करता है, या फिर नेक्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या क्या इम्प्लीमेंट करना है, उस ये सब चीज़ों को जो प्रेडिक्शन करना है कि हम इतना हमें बेनिफिट हो सकता है, इतना नहीं, बारिश होने वाला है, बारिश हो सकता है, वेदर फोरकास्टिंग जो है, ये जो सब चीज़ें किया जा रहा है, इन सब चीज़ों पे कहीं ना कहीं पे हम लोग प्रोबेबिलिटी को ही यूज करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी को हम लोग समझेंगे, प्रोबेबिलिटी को जानेंगे, इससे पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स, कुछ बेसिक चीज़ों को जानना जरूरी है। प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इससे जुड़ा हुआ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको जानना जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की। तो एक्सपेरिमेंट जो होता है, एक्सपेरिमेंट यानी कि एक ऐसा कुछ करना जिससे हमें एक रिजल्ट मिलता है। तो अब अगर हम एक्सपेरिमेंट करें तो एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट वो होता है जो हम लोग साइंस लैब में करते हैं, तो जिसका रिजल्ट हमें पता नहीं होता है। कुछ ऐसे चीज़ों को करना जिसका रिजल्ट हमें पता नहीं है।
और एक नया कुछ खोज करना, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। और कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसा होता है कि हमें पता है कि रिजल्ट ये हो सकता है, फिर भी उस पे स्टडी करना कि मान लो कि हम एक कॉइन को टॉस किए, तो एक कॉइन टॉसिंग भी एक एक्सपेरिमेंट है। तो कॉइन को टॉस, अब एक कॉइन को 10 बार टॉस कर रहे हैं और 10 बार टॉस करने में हेड कितना टाइम आ रहा है, टेल कितना टाइम आ रहा है, तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। तो सबसे पहला जो टर्म हम लोगों का है वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? इट इज एन एक्सपेरिमेंट व्हिच इफ कंडक्टेड रिपीटेडली अंडर होमोजेनियस कंडीशंस does not give the same result. We may know the set of all possible outcomes that the experiment will result, but the exact result cannot be predicted with certainty. For example, when a coin is tossed, we get either head or tail. That is, there are two possibilities out of which any one of the outcome may occur. That is either head or tail. लेकिन क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट है जिसके आउटकम्स, जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, वो हमें पता होते हैं, बट एग्जैक्टली कौन सा रिजल्ट आने वाला है ये हम लोग बता नहीं पाते। ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे कॉइन टॉसिंग का प्रॉब्लम, जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें पता है हेड या टेल आएगा, बट एग्जैक्टली हम लोग नहीं बोल पाते कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। और यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज होते हैं, हेड या टेल का। अब अगर हम लोग एक मूवी था शोले, उसमें क्या होता है, जब एक कॉइन टॉस करता है तो उसमें जब भी कॉइन टॉस करता है अमिताभ बच्चन, तो क्या होता है, हेड ही आता है। तो यहाँ पे ऐसा कब होता है, जब बोथ साइड हेड ही हो। तो ऐसा जब होता है कि वहाँ पे बोथ साइड हेड ही है, तो ऐसे कॉइन को हम लोग बायस्ड कॉइन बोलेंगे। नहीं तो ऐसा कॉइन जिसमें हेड और टेल दोनों का इक्वल चांस है, ऐसे कॉइन को हम लोग अनबायस्ड कॉइन बोलते हैं। तो दूसरा टर्म ट्रायल एंड इवेंट। तो परफॉर्मिंग ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ए ट्रायल। किसी भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को एक बार परफॉर्म करना वो हो गया ट्रायल, एंड द रिजल्ट ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट दस परफॉर्म्ड इज कॉल्ड एज द इवेंट, या फिर कभी कभी उसको आउटकम भी बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन इज ए ट्रायल एंड गेटिंग आइदर हेड और टेल इज एन इवेंट। तो अगर हम कॉइन को टॉस करें देन दिस इज ए ट्रायल, और अगर हम लोग का जो रिजल्ट आता है हेड और टेल, ये होता है इवेंट। इवेंट इज कॉल्ड सिंपल और एलिमेंट्री इफ इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू ए सिंगल पॉसिबल आउटकम ऑफ द ट्रायल, अदरवाइज इट इज कंपाउंड और कंपोजिट इवेंट। अगर हम लोग किसी भी एक्सपेरिमेंट का, रैंडम एक्सपेरिमेंट का एक सिंगल रिजल्ट हम लोगों को मिलता है तो हम इसको सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट बोल सकते हैं, या फिर अगर इसमें एक से ज़्यादा रिजल्ट्स होने का चांस होता है तो हम इसको बोलते हैं कंपाउंड और कंपोजिट इवेंट। नेक्स्ट टर्म exhaustive events or cases. The collection of all the possible outcomes of a random experiment is called exhaustive cases. In the toss of a single coin, we get either head or tail. Hence, there are two exhaustive cases. तो जो total possible outcomes हैं उनको एक साथ हम लोग बोलते हैं exhaustive cases. तो किसी भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को जब हम परफॉर्म करते हैं, जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है उनको कहा जाता है एग्जॉस्टिव केसेस या एग्जॉस्टिव इवेंट्स। जैसे कॉइन को टॉस किया जाता है तो हेड या टेल ये दोनों ही आता है, तो हेड और टेल दोनों मिलके होता है एग्जॉस्टिव केसेस। नेक्स्ट, favorable cases. The number of outcomes of a random experiment which result in the happening of a desired event are called as favorable cases of the event. For example, in throwing a die, the case favorable to event of getting an even number is 3 and they are 2, 4 and 6. फेवरेबल केस सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो हमें जो चाहिए, हम जो इसका उम्मीद करते हैं, जो हमारा चाह होता है, वो हमारे लिए फेवरेबल केस होता है। जैसे कि अगर हम बात करें एक कॉइन को, एक डाई को थ्रो करें, तो एक डाई में का जो रिजल्ट होता है क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6 मिलकर होता है एग्जॉस्टिव केसेस। अब इसमें एक इवन नंबर आने का चांस, तो इवन नंबर क्या क्या हो सकता है, अगर 2 आता है तो 2 इज एन इवन नंबर, 4 आता है तो 4 इज एन इवन नंबर, 6 आता है तो 6 भी एक इवन नंबर है। तो 2 4 एंड 6 आर फेवरेबल केसेस। उसी तरह से ऑड नंबर की बात करें तो 1 3 5
ऑड नंबर है और ये ऑड, अगर हम लोग ऑड नंबर की बात करें कि एक डाई को थ्रो किया जाए तो ऑड नंबर आने का चांस, तो ये ऑड नंबर अगर 1 आता है 1 इज फेवरेबल, 3 इज फेवरेबल, 5 इज फेवरेबल, तो ये होता है फेवरेबल केसेस। नेक्स्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और केसेस। Events are said to be mutually exclusive if the occurrence of one prevents the occurrence of all others. It means that if one of them occurs, it is certain that other events will not occur. Mutually exclusive events are also called as disjoint events. For example, in tossing of a coin, head and tail are mutually exclusive events. That is, if head occur, tail will not occur and vice versa. यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, जब हम किसी भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो उसका जो आउटकम होता है, तो एक आने से दूसरा अपने आप रुक जाता है, दोनों एक साथ नहीं आ सकता, या एक से ज़्यादा जब ज़्यादा एक साथ नहीं आ सकता, तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जैसे कि कॉइन को टॉस किया जाए तो हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। पास एंड फेल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो डाई में 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 2 एक साथ नहीं आ सकता, तो 1 अगर आ रहा है तो 2 3 4 5 6 नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इफ वन कम्स या इफ वन ओकर्स, इट प्रिवेंट्स अदर्स टू कम। तो ये क्या हो रहा है, एक आ जाने से बाकी सबको अपने आप रोक देता है, तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस। Next, equally likely cases. The outcomes are said to be equally likely if there is no reason to prefer one rather than the other. For example, in tossing of a coin, all outcomes head and tail, and in rolling a dice, all outcomes 1 2 3 4 5 6 are likely if the coin और द डाइस इज अनबायस्ड। हमने थोड़ा पहले बोला था बायस्ड और अनबायस्ड की बात, तो यहाँ पे अगर हेड एंड टेल, हेड और टेल दोनों इक्वल है, अगर हेड एक है तो टेल भी एक है, तो दोनों का आने का चांस भी इक्वल ही रहेगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सभी नंबर्स एक एक बार है, तो जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है और सबका चांस इक्वल, तो ऐसे केसेस में हम लोग बोलेंगे इक्वली लाइकली केसेस। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग मान लो 1 2 3 की जगह पे 1 1 1 लिख दें, 4 5 6 लिख दें, तो ये इक्वली लाइकली नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 1 1 1 का चांस ज़्यादा, 1 ज़्यादा टाइम है, 4 5 6 एक एक बार है, तो दिस इज नॉट इक्वली लाइकली। तो नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। Two events are said to be independent of each other if the occurrence or non-occurrence of one of them does not affect the occurrence or non-occurrence of the other. For example, in the toss of a coin, repeatedly getting head in the first throw is independent of getting head in the second or in any of the subsequent throws. Again, if a coin is tossed and a die is thrown together, then the result of the toss is independent of the face value of the die. तो इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है कि जब भी हम एक, दो या उससे ज़्यादा टाइम किसी भी एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं या कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि पहला थ्रो में हम लोग का, मान लो एक कॉइन को हम लोग 10 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, तो पहले थ्रो में हम लोग का मान लो हेड आ गया, तो दूसरा थ्रो में टेल ही आएगा या हेड ही आएगा, हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि पहला थ्रो का हेड दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, ये दूसरा जो थ्रो करने जा रहे हैं हम लोग पहले पे डिपेंडेंट नहीं है। यानी कि मान लो हम लोग एक ही साथ एक कॉइन को और एक डाइस को थ्रो करते हैं, तो कॉइन पे हेड आया तो डाइस पे, ऐसा नहीं कि कॉइन पे हेड आया तो डाइस पे इवन नंबर आएगा, या कॉइन पे टेल आया तो डाइस पे इवन या ऑड नंबर आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉइन और डाइस का थ्रो इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत से केसेस हैं कि पहले थ्रो पे दूसरा थ्रो या डिपेंडेंट हो जाता है, ऐसे केसेस हम आगे पढ़ेंगे। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो इवेंट्स हैं जहाँ पे एक के होने से दूसरा क्या होता है पे कोई फर्क नहीं पड़ता, या दूसरा का जो आना है वो पहले वाले से कुछ कहीं पे भी रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट, सैंपल पॉइंट एंड सैंपल स्पेस। ए सैंपल पॉइंट इज एन एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट यानी कि कोई भी एक आउटकम, अगर हम लोग आउटकम्स की बात करें तो जब इवेंट क्या होता है कि जब हम एक
रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो जो उसके आउटकम्स होते हैं वो होता है इवेंट्स। और कोई भी एलिमेंट्री इवेंट यानी कि हेड और टेल की बात करें तो हेड इज ए सैंपल पॉइंट, tail is a sample point, and the set of all the possible outcomes, that is collection of all the possible sample points of a random experiment, is called a sample space। और वहीं पे head और tail दोनों मिला के बन जाता है sample space। वहीं पे अगर हम एक डाई को थ्रो करें, in throwing a die there are 6 sample points, all these sample points taken together form the sample space, और the sample space is generally denoted by कैपिटल एस। जनरली हम लोग ज़्यादातर यहाँ पे कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। एंड सैंपल पॉइंट इज जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल एस, एंड इन दिस केस वी हैव एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 एक कॉइन को थ्रो करें तो ये होता है हम लोग का सैंपल स्पेस। वहीं एक डाई को थ्रो करें तो हम लोग का 1 2 3 4 5 6 होता है एक सैंपल स्पेस। लेकिन वहीं अगर एक कॉइन को थ्रो करें तो हेड और टेल मिलके होता है हम लोगों का सैंपल स्पेस। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री शब्द हम लोग पहले भी मिला हुआ है, सेट हम लोगों ने जिन्होंने पढ़ा है वो भी जानते हैं। तो टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर इफ द event B represents the non-occurrence of the event A. The event complementary to the event A is generally denoted by a C, a to the power C, or a dash, or a bar. The complementary event A bar of the event A consists of all the sample points of the sample space that are not included in the event A। यानी कि A is अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड और टेल, हेड इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ टेल एंड टेल इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हेड। सिमिलरली अगर हम लोग एक डाई को थ्रो करते हैं तो 1 आता है तो 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 हमारे लिए 1 का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है। जब 2 आता है तो 1 3 4 5 6 ये होता है 2 का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। 3 आता है तो 1 2 4 5 6, 1 2 4 5 6 है 3 का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। यानी कि thus we have टोटल प्रोबेबिलिटी जो होता है हम आगे देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट टोटल इज इक्वल टू 1। For example, if A is the event of getting a multiple of 3 when a die is rolled, then we have A is equal to 3 6 multiple of 3। तो जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो 6 रिजल्ट आता है 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 में हम लोग का 3 और 6 ऐसा वैल्यूज है जो मल्टीपल ऑफ 3 है, तो देन ए डिनोट करेगा। इफ ए इज द इवेंट, ए डिनोट कर रहा है एक मल्टीपल ऑफ 3, देन ए इज इक्वल टू 3 6 जो होगा ये होगा इवेंट ए। और ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 2 4 5, जो ए में नहीं है वो होगा ए का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट, union of two events. The union of two events, generally denoted by A union B, represents those sample points which belongs either to A or B or both। The union may be extended to any number of events। तो क्या हो रहा है यूनियन ऑफ टू इवेंट्स, अगर ए और बी टू इवेंट्स हैं और इसका यूनियन ए यूनियन बी अगर है तो क्या होगा, जो ए में है और बी में है इन दोनों को एक साथ लेके जो कलेक्शन बनता है उसको हम लोग यूनियन ऑफ टू इवेंट्स बोलते हैं। हम लोग सेट्स जब पढ़े थे तो सेट में इसको डिस्कस किए थे ऑलरेडी। एंड यूनियन जब भी बात करते हैं तो हम लोग और एक टर्म की बात करते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स। तो द इंटरसेक्शन बिटवीन टू इवेंट्स generally denoted by A intersection B represents those sample points which belongs to both A and B। जो A and B दोनों में है, both A and B में जो है वो होता है इंटरसेक्शन, और A और B दोनों में जो है वो होता है यूनियन। तो हम लोग A और B ओ आर और, जब हम लोग A और B की बात करते हैं तो ये हो जाता है यूनियन। और इंटरसेक्शन ए एंड बी, ए और बी दोनों में है, तो ये हमें याद रखने के लिए ए और बी ए या बी में है और दोनों को जब एक साथ लेते हैं तो ये हो जाता है यूनियन। और इंटरसेक्शन ए एंड बी दोनों में है तब जाके बनता है इंटरसेक्शन। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग एक वेन डायग्राम को यूज करते हुए। तो ए बी में जितना सब कुछ है यहाँ पे ये इसको लेते हुए जो सब कुछ है ये होगा ए यूनियन बी, और अगर जो ए एंड बी दोनों में कॉमन जो एरिया है वो ये होता है ए इंटरसेक्शन बी।
ओके, नेक्स्ट इक्विवेलेंट इवेंट्स या आइडेंटिकल इवेंट्स। Two events are said to be equivalent or identical if one of them implies and implied by the other। यानी कि दो इवेंट्स हम लोग इक्विवेलेंट या आइडेंटिकल बोलेंगे, यानी कि एक दूसरा एक जैसा ही है, दोनों इवेंट्स एक जैसा ही है। दास the occurrence of one event implies the occurrence of the other and vice versa। यानी कि फॉर एग्जांपल इवेंट फेज अगर हम बात करें तो इवेंट फेज, तो फेज 2, 4 एंड 6 आर आइडेंटिकल इवेंट्स। तो अगर हम एक कॉइन को थ्रो करते हैं और कोई बोलता है इवेंट फेज, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट फेज या चांस ऑफ एन इवेंट फेज, और कोई बोलता है चांस ऑफ 2, 4 एंड 6, तो चांस ऑफ 2, 4, 6 और चांस ऑफ इवेंट फेज दोनों इक्विवेलेंट है, क्योंकि 2, 4 एंड 6 ही इवन नंबर्स है। सिमिलरली चांस ऑफ प्राइम फेज बोले, ऑड फेज बोले तो व्हाट, और इधर 135 की बात करें तो 135 ही ऑड फेज है। तो ये होता है इक्विवेलेंट इवेंट या आइडेंटिकल इवेंट। नेक्स्ट सर्टेन इवेंट और श्योर इवेंट। An event which is sure to occur at every performance of an experiment is called a certain event connected with the experiment। The possibility of a certain event is 1। जो होगा ही, जिसका होना तय है, वो हो गया हमारे लिए सर्टेन इवेंट, जो होना ही है। जब हम लोग एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं और जो रिजल्ट आना ही है, हम श्योर है कि ये रिजल्ट आना ही है, इसको हम लोग बोलते हैं सर्टेन इवेंट या फिर श्योर इवेंट। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज ऑलवेज 1। और अगर सर्टेन इवेंट की बात करें तो साथ में और एक इवेंट आता है इम्पॉसिबल इवेंट। एन इवेंट व्हिच कैन नॉट ओकर एट एनी परफॉर्मेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। हाँ, इम्पॉसिबल इवेंट जहां पे जो होगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल आई एन होगा आई एम इम्पॉसिबल इवेंट। फॉर एग्जाम्पल 7 इन केस ऑफ थ्रोइंग ए डाई, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो हमें पता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स हैं, लेकिन 7 उसमें तो है ही नहीं, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 इज इम्पॉसिबल इवेंट। अब अगर हम बात करें कि फरवरी में 30 डे ऑफ फरवरी, तो वी नो फरवरी में हमारे पास 28 डेज होते हैं, और अगर लीप ईयर है तो 29 डेज होंगे। तो 30 डे ऑफ फरवरी इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, नेक्स्ट टर्म है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसे नाम ही बोल रहा है कि एक कंडीशन लगा हुआ है साथ में। समटाइम्स इट सो हैपेंस दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए depends on the occurrence or non-occurrence of another event B। For example, the probability of a person carrying an umbrella is high if the day is cloudy or rainy and less otherwise। Thus, if A is the event that a person carries an umbrella and B be the event that the day is cloudy, then the event A is dependent on B। यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक इंसान का छाता ले जाने का प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, दिन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि अगर वो दिन रेनी डे होता है या क्लाउडी डे होता है तो वो छाता लेके जाएगा, नहीं तो नहीं लेके जा रहा है। तो फिर क्या हो रहा है, इफ ए इज द इवेंट दैट द पर्सन कैरीज एन अम्ब्रेला, यानी कि ए अगर रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो छाता लेके जा रहा है, तो बी इवेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, कर रहा है दैट द डे इज ए क्लाउडी डे। देन द इवेंट ए इज डिपेंडेंट ऑन बी। ए किस पे डिपेंडेंट है, बी पे, कि अगर बी इज क्लाउडी, बी यानी कि द डे इज क्लाउडी, देन ए क्या होगा, छाता लेके जाएगा वो आदमी। The symbol AB is the event that the man carries an umbrella when it is known that the day is cloudy। तो AB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आदमी छाता लेके जाएगा और दिन भी क्या है, क्लाउडी है। तो A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आदमी छाता लेके जा रहा है। B रिप्रेजेंट कर रहा है कि डी क्लाउडी है, तो AB ये दोनों मिलके बन जाएगा। However, if A does not depend on B, then the event AB is equivalent to the ordinary event A। अगर A B पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो ये एक ऑर्डिनरी इवेंट बन जाएगा। ओके, तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं। अगर प्रोबेबिलिटी को समझना है तो इन बेसिक टर्म्स को हमें जानना जरूरी है। जितने भी आज हम लोगों ने बेसिक टर्म्स को डिस्कस किया, इसे आप लोग पढ़ो, समझो, रियल लाइफ के एग्जाम्पल के साथ कंपेयर करो, और उसके बाद आप लोग
नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी से जुड़ा हुआ जो टर्म्स है, प्रोबेबिलिटी से जुड़ा हुआ जो कॉन्सेप्ट्स है, उसको और अच्छे से समझेंगे। ओके, थैंक यू।